दुरूद शरीफ पढ़। असेसमेंट की मैंने कल की थी बात, कहा था ना। लेबर वाले सवाल में जो इश्यूज हैं वो बता देता हूँ। अब्दुल्ला एजाज, अब्दुल्ला चौधरी और अहमद बुखारी 2020। ठीक है जी, शाबाश। शुएब नवाज, फातिमा वहीद 19.5। ठीक है, शाबाश। अब्दुल्ला रमजान है जी। अच्छा, तो वो तो उस सेक्शन में है। ये अतीकुर रहमान, सना बारी 19। ठीक है जी। लेबर वाले सवाल में जो मसले हो सकते हैं वो बता देता हूँ। एक पॉइंट इसमें डिबेटेबल है, यानी आपको मैं ज़रूरी नहीं कि 100% सेटिस्फाई कर सकूं। अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड ही है, आप अगेन इख्तलाफ कर सकते हैं। वर्कर्स के लिए नॉर्मल ऑफिस के आवर्स हैं 8 और वो फिर उनके ऊपर मजीद ओवर टाइम लगा रहा है जी। नहीं यार, फिर टाइम नहीं है। मैंने तो आपको कल कहा नहीं था इससे मैं डिस्कस करूंगा। आज मिले, कल करूंगा, फिर कल याद करा देना। ऑटम 11 क्वेश्चन 4 5 लगना था कि वेटेड एवरेज लगना था। ये तो ओपनिंग नहीं है तो फिर इन मेथड्स का भी कोई मसला नहीं, और इसमें सिर्फ वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन का ही मसला था। वो मैंने कल वैसे ही खुद ही बता दिया था। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। मेथड हाँ बताएंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा तो बताएंगे कि 5 होएगा वेटेड एवरेज है। तो जो आसान लगता है वो कर ले। चलो ठीक है जी, कोई मसला नहीं। केस 1 ये बनाया था मैंने कि नया मटेरियल कोई नहीं लग रहा। वही जो रॉ मटेरियल प्रोसेस 1 से आया था वही बस कन्वर्ट होते होते आगे पहुंच रहा है। अब केस 2 ये बता रहा हूँ, ये थोड़ा मजीद लेवल बढ़ रहा है। अच्छा, मैं डिस्कशन कॉन्सेप्चुअल गहरी बातें, ऊंची बातें, लॉजिकल बातें करता तो हूँ, लेकिन जिनको समझ आ रही हैं वो भी, जिनको समझ नहीं आ रहे वो भी, वो फॉर्मेट्स को पकड़े रखें। क्योंकि आपको पेपर में बैठ के अगर कॉन्सेप्ट आता भी होगा तो उस 3 घंटे में नहीं चल रहा होता कुछ। तो इसलिए आप ये जो मैं जो कुछ भी लिखवा रहा हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो फॉलो करते रहे साथ साथ। प्रोसेस 2 में मजीद नया मटेरियल ऐड हो रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि प्रोसेस 1 में केमिकल ए ऐड हुआ था और फिर ये रिफाइन होके प्रोसेस 2 में गया। ये हुआ था 10,000 लीटर और रिफाइन होके रिफाइंड ए 9,000 लीटर। फिर इसमें एक और
केमिकल बी के 8000 लीटर ऐड हुए, मजीद केमिकल ए के भी हो सकते हैं, वो तो आना ही वहां से है। केमिकल ए ने इधर से यही रास्ता है और नहीं है रास्ता, केमिकल ए ने यहां से ही यहां आना है। अब ये एक और तरह का मटेरियल इसमें ऐड हो रहा है। मिसाल के तौर पे पता नहीं, खैर ना आपको पता ना मुझे पता, पेंट बना लेते हैं, चलो केमिकल ए और केमिकल बी से मिला के पेंट बना लेते हैं। अब बना लिया पेंट, अब हो रहा है, जाया हो जाएगा वो। अगर लॉस वगैरह ना हो तो ये कितने लीटर, तो प्रोसेस 2 में दो तरह की फिजिकल चीजें आ गई हैं। अब एक जो पिछले प्रोसेस से आया था और एक और तरह का मटेरियल ऐड हो गया। अच्छा, जब मैं मटेरियल कह रहा हूं ना इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में भी आगे भी, जब बात मटेरियल, लेबर और एफओएच, जब ये नाम इस्तेमाल हो गए तो अब साथ डायरेक्ट लगाना जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड है, जब एफओएच का जिक्र हो रहा है तो जो मटेरियल लेबर है वो क्या है, वो डायरेक्ट ही है। तो ये मजीद डायरेक्ट मटेरियल है जो ऐड हो रहा है। तो जो क्वांटिटी है, अब इसी वजह से आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ गई। ये है केस 2। अच्छा, अब होगा ये कि मटेरियल ही दो अलग अलग तरह के हो गए और कन्वर्जन तो आनी ही है, तो कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, अब वो 3 निकलेंगे। P1 की तो निकल ही रही थी, कन्वर्जन भी निकल रही थी, अब ये एक और तरह का मटेरियल ऐड हो गया, तो अब कॉस्ट पर यूनिट का एक कॉलम बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट का एक कॉलम बढ़ेगा तो यकीनन डिनोमिनेटर भी 3 चाहिए होंगे, तो फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी अब 3 कॉलम होंगे। एक P1 वाला और कन्वर्जन वाला तो कल तक हो ही चुके थे, अब एक न्यू मटेरियल का कॉलम भी ऐड हो जाएगा। जी क्या क्या, हाँ जी जी, उसके लिए अगर किसके लिए अलग प्रोडक्ट है, कौन सा है, हाँ देखें, पेंट बनाने के लिए 2 तरह के केमिकल्स चाहिए। इसका रेट और होगा, इसका रेट और होगा। ये फिजिकली और चीज है, वो फिजिकली और चीज है, तो डिफरेंट तरह की चीज हो गई ना। तो अब हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए पहले एक P1 और एक कन्वर्जन का कॉलम होता था, क्योंकि 2 अलग अलग तरह की चीजें थी, तो ये एक तीसरी तरह की चीज आ गई। अब 3 कॉलम्स बन जाएंगे। अगर 3 कॉलम वाली बात समझ नहीं आ रही, ठीक है चलते रहे, आज आ जाएगी आगे समझ। तो अब पर यूनिट कॉस्ट में भी और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी 3 कॉलम बन जाएंगे। अब ये तीसरा एक नए एडिशनल कॉलम का, एक नए मटेरियल का कॉलम ऐड हो जाएगा। क्या जी, गिनो जरा, 3 गिनो ना। प्रोसेस 1 का मटेरियल नहीं है, प्रोसेस 1 से जो ट्रांसफर इन हुआ है। और तो मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, गिनती गिनो ना, 3 गिन के दिखाओ ना। तीसरा कन्वर्जन। देखें, कल तक में प्रोसेस 2 ही पढ़ रहे थे। प्रोसेस 2 में P1 कॉस्ट थी एक और एक कन्वर्जन कॉस्ट थी। अब एक और मैं ऐड कर रहा हूं, तीसरा, ये एक और नया मटेरियल आ रहा है। इसका कॉलम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक अलग तरह की चीज है, और मजीद रीजंस भी हैं, वो आज होती हैं बात, आजकल उसी पे होगी बात। जी जी, नहीं, अच्छा, वो जो मैं पहले आपको वैरायटियां करा रहा था ना, मैं आपको एक मुकम्मल चीज तक पहुंचाने के लिए स्टेप्स लेके चल रहा था। अब वो मुकम्मल चीज हो गई, अब हम मुकम्मल लेके चल रहे हैं। यानी अब ऑनवर्ड जब भी इस चैप्टर में चलते रहेंगे तो वही 3 चीजें लेके चल रहा हूँ, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। वो तो बस वहां तक पहुंचना था, तो मैंने कुछ टुकड़ा में बताया था, बस अब वही 3 बातें बढ़ रही आगे। अब मैं सब इकट्ठे ही बताऊंगा, क्लोजिंग, लॉस और सब वैसे चलता रहेगा। हाँ, सवालों में मुश्किल एकदम से ना आ जाए तो अभी आज मैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और कंप्लीटेड यूनिट्स कराऊंगा, कल लॉसेस करा दूंगा, सवालों में आस्ता आस्ता ऐड करना शुरू कर दूंगा। दूसरा केस, तीसरा, हम एक नया मटेरियल जो फिजिकली एक चीज एंटर हो रही है जिसकी क्वांटिटी है अपनी, केस 3 बनाऊंगा जिसमें क्वांटिटी मजीद ऐड नहीं हुई होगी, वो केस 3 में जाके बताऊंगा। अच्छा, केस 3 से पहले अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे थे, सिवाय एक सवाल के, उस सवाल को मैं केस 3 पढ़ाते हुए दोबारा डिस्कस करूंगा। पहले करा चुका हूं एक सवाल, उसके अलावा बाकी जितने भी सवाल हमने किए अब तक, मटेरियल और आउटपुट सेम क्वांटिटी वाली चीज है। जैसे मटेरियल लीटर्स में है तो आउटपुट भी लीटर्स में है, अगर मटेरियल केजी में है तो आउटपुट भी केजी में है।
ये मेरी मुराद है कि जो क्वांटिटी मेजरमेंट है वो सेम चल रही है, यानी ऐसा नहीं पढ़ रहे हम कि 100 नंबर ऑफ चेयर्स आउटपुट है, 100 नंबर ऑफ चेयर्स, और उसके लिए 400 गज कपड़ा लगा हुआ है, ये अलग अलग चीज हो गई। कपड़ा गज हो गया, मेटल किलो हो गया, प्रोडक्ट नंबर ऑफ चेयर्स हो गई। ये नहीं किया अभी तक हमने। अभी तक हम जितने भी सवाल कर रहे हैं ना, वो मेजरमेंट यूनिट्स एक हैं, यानी मटेरियल अगर किलो में है तो वही आगे देखें, अगर दूध से खीर बन रही है तो दूध, चीनी वगैरह सब ये किलोज हैं, और उससे आगे खीर भी किलो में ही बन रही है, यानी वही क्वांटिटी आगे बढ़ रही है। अब तक हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं और आज भी हाँ ऐसे ही पढ़ रहे हैं। केस 3 में आके मैं चीज बदल दूंगा। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, अब ना मैं नोट्स कुछ ऐसे बनवाने लगा हूं कि 3 चीजें, यानी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में तो कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है, वो तो सीधा मैं सवाल के साथ ही करा दूंगा। लेकिन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और कॉस्ट पर यूनिट में कुछ मुश्किल डिफरेंट नए काम हैं। तो अब मैं करने ये लगा हूं कि मैं यहां पर ना नोट्स लिख के दूंगा आपको, और आई रिकमेंड कि आप उन नोट्स को कल परसों पूरा होने तक इकट्ठे एक ही जगह बनाएं। तो जो उनकी प्रैक्टिस होगी वो अलग कहीं पेजेस पे करना। मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कितनी को जगह लगेगी, लेकिन इनको इकट्ठे ही रखिएगा, इधर उधर फैल गए तो पॉइंट्स मिस हो जाएंगे आपसे। तो पहले मैं आपको सारी नसीहतें करने लगा हूं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की वर्किंग के लिए। जी, अब केस 2 पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। इसमें मैं आपको ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हवाले से कुछ नोट्स बनवा रहा हूं। अच्छा, ये भी मैं किस शक्ल में बना के दूंगा वो मैं आपको एक बार ना लिख देता हूं, उसका आइडिया दे देता हूं, फिर उसी पैटर्न पे आगे 3-4 चीजें बताऊंगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या क्या लाइनें अब तक पढ़ चुके हैं आप? लाइंस, रोज, कॉलम नहीं कह रहा, रोज। ओपनिंग, कंप्लीटेड, FIFO है तो ओपनिंग स्टार्टेड, कंप्लीटेड, और वेटेड एवरेज हो तो जस्ट कंप्लीटेड, और क्लोजिंग, और बस यही है, इतना ही है, मजीद इसमें ऐड नहीं होना, यही रहना है। तो मैं आपको कुछ इस पैटर्न से नोट्स लिख के देने लगा हूं कि किस लाइन के सामने 3 कॉलम्स में क्या क्या लिखना है, ये बताने लगा हूं। 3 कॉलम्स कौन से? P1 कॉस्ट, न्यू मटेरियल, कन्वर्जन। तो एक एक लाइन करके बताऊंगा, और फिर उनमें से हो सकता है हर लाइन के बाद, हो सकता है 2 लाइन के बाद प्रैक्टिस कराता जाऊंगा। लेकिन वो जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो यहां बीच में मत डालिएगा, फिर ये पॉइंट्स इधर उधर फैल जाएंगे ना, फिर आपको इकट्ठे करने मुश्किल हो जाएंगे। तो एक एक लाइन करके बता रहा हूं। मैं पहले बताने लगा हूं सबसे आसान चीज, और वो अभी बगैर समझाए ही लिख रहा हूं, लिख ले पहले। कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन, और कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन तब आती है अगर वेटेड एवरेज मेथड हो तो, और अगर FIFO मेथड हो तो। ओपनिंग की लाइन की मैं भी बात नहीं कर रहा, तो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। यानी ये उस सूरत में होगा जब FIFO है तो। FIFO होगा तो ये होगा, वेटेड एवरेज है तो ये होगा। इस लाइन के सामने एक P1 वाला कॉलम होगा, मुझे ना पहले लिख लेने दें, देख लें शक्ल किस तरह की बन रही है, उसके बाद लिखना। एक कन्वर्जन कॉलम होगा, अब तक जितना किया, जो मर्जी मेथड हो, कंप्लीटेड यूनिट्स हर कॉलम में 100% आते हैं ना, अब भी ऐसे ही होगा, हर कॉलम में आएंगे और 100% आएंगे। इस स्टाइल पे अब मैं आपको सारे ये पॉइंट्स लिख के दूंगा, हर कॉलम में आएंगे और पूरे पूरे आएंगे। इस तरह से लिखा है मैंने ये कि ये लाइन ईपी कॉलम्स में कैसे आएगी। इन कॉलम्स में कंप्लीटेड के सामने पूरे पूरे यूनिट्स आएंगे और आएंगे। कुछ शक्ल समझ आई क्या किया मैंने? इसी पैटर्न पे ना मैं आपको अब आगे 4-5 पॉइंट्स लिख के दूंगा।
हाँ जी, नोटेड। अच्छा, इसी पैटर्न पे ना मैं आपको आगे पॉइंट लिख पाऊंगा। अभी मैं करना ये लगाऊं ये समझाने के लिए, और इसी तरह हर पॉइंट एक एक करके समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, ऊपर से जाए तो जाने रहे। करना कैसे है? ऐसे करना है। तो ये जो मिसाल समझाने लगा हूं, अगर आपने नोट करनी हो तो कर लें, ना करनी हो तो ना करें। लेकिन ये जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन वाली मिसालें होती हैं, मैं कुछ 4 फिगर्स टेढ़ी मेढ़ी इधर लिख देता हूं, कोई इधर लिख देता हूं, उन टेढ़ी मेढ़ी फिगर्स को नोट करने का फायदा नहीं है। फायदा तब है जो उसके बारे में कहा है वो भी कुछ 2-4 लाइनें लिखें। तो अगर वो 2-4 लाइनें नहीं लिखनी होती तो फिर ये लाइनें भी ऐसे मत लगाया करें, क्योंकि ये तो आप क्लास से बाहर निकलते ही भूल जाएंगे मैंने क्या कहा था। याद ये रहेगा और ये रखना है याद, और रखेंगे तब जब करेंगे। तो इसको याद करना पड़ेगा। सवालों में कैसे करना है वो फॉर्मेट्स बनाता हूं, फॉर्मेट्स चलाता हूं, और आपको जो जो नसीहतें करता हूं वो सब लोग किया करें फॉलो। ये समझाने के लिए जो यहां लिखा है ना, जस्ट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के लिए एक मिसाल लेता हूं मैं। लिखनी हो लिख लेना, ना लिखनी हो ना लिखना। अच्छा, लिखनी हो तो कहां लिखें? इधर बीच में ना लिखना। इसके लिए जगह कितनी रख लें? ये कितनी को लाइनें लग गई हैं? चलें, जितनी लाइनें आपने इस पे लगा दी हैं, आप ऐसा करें कि ओपनिंग, क्लोजिंग, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, कुछ 30-35 लाइनें इसके लिए आगे। कितना लग जाएगा? 2 पेजेस। हाँ, को 3 को पेज छोड़ दें। है इस तरह के कुछ 4 और हैं, और कॉस्ट पर यूनिट के बारे में भी कुछ है। तो 3 को पेज छोड़ दें कम से कम। को बच गया तो नेट प्रॉफिट आपका, अगर नहीं बचा तो आगे से ही। इसी तरह के 4 और आने हैं, और उसके अलावा कॉस्ट पर यूनिट है, उसके लिए भी कोई एक पेज चाहिए। यानी इस 4 के लिए मैंने 2 पेज माने, और एक उसके लिए। उस हिसाब से 3 कहें, आप अपने हिसाब से देख लें। अगर 4 करना है तो 10 पेज छोड़ दें यार, आपकी मर्जी। यार जिनसे पेजेस छोड़ने नहीं आ रहे वो क्लास छोड़ दें, बल्कि दुनिया छोड़ दें यार। अंदाजन 4 पेजेस छोड़ दें, कोई बात नहीं। फ्लेवर्ड मिल्क बना लेते हैं। फ्लेवर्ड मिल्क, वो जो फ्लेवर्ड मिल्क होता है, इस प्रोसेस में रॉ मिल्क ये ऐड हो रहा है, और वो फिर उबाल के इस प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां से इधर जो मिल्क ट्रांसफर हो रहा है वो लेट से 10,000 किलो है। ज्यादा हो गया, चलो 100 किलो है, 100 किलो है जी। और ये है 7,000 रुपए का। ये 7,000 रुपए कैसे बने? असल में कैसे बने होंगे? ये कैसे कैलकुलेट हुए होंगे? प्रोसेस 1 की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकली होगी, तो उसका आंसर 7,000 आया होगा। वेटेड एवरेज मेथड था तो एक लाइन में कैलकुलेट हो गया होगा। FIFO मेथड था तो BD वगैरह वगैरह करके फिर बना होगा। तो वो जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स थी वो 7 है। अगर वैसे ही इसको इन टर्म्स ऑफ पर केजी देखना चाहें तो कितना बना? 70। यानी प्रोसेस 2 में जो प्रोसेस 1 से चीज पहुंची है 100 केजी है, इतने रुपए के, यानी इतना पर केजी। प्रोसेस 2 में इसमें वो जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और जो भी फ्रूट फ्लेवर्स बनते हैं वो इसमें ऐड होंगे,
फ्रूट फ्लेवर्स जो भी आर्टिफिशियल हैं वो इसमें ऐड होंगे, और भी केमिकल्स मिले होंगे। ये डाल लेते हैं 300 किलो। और ये जो 300 किलो हैं ये हम खरीद के लाए हैं इतने के, और एक कितने का पड़ा? 80, एक 80 का पड़ा। 24,000 लिखा है यार। और इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई है कन्वर्जन कर लेते हैं, चले 10,000। और अभी कोई लॉस नहीं, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं। तो जो मिल्क शेक बन गया, जो फ्लेवर्ड मिल्क प्रोडक्ट बन गया, जो प्रोडक्ट बन गया है कितने किलो? 400 किलो। अगर इस 400 किलो की पर केजी कॉस्ट निकालें तो ये 400 किलो हमें पर केजी कितना कॉस्ट पड़ा? रेशो कौन सी भाई? 400 किलो बनाने पे ये सारा खर्चा आया है, तो पर किलो दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 400। एक सादा सा मैथ का सवाल पूछा है, इतने खर्चे में 400 किलो बने तो 1 किलो कितने? 102.5। अगर इसको तोड़ के लिखना चाहें, अच्छा 102.5 कैसे? 7 प्लस 10 प्लस 24 कितना हो गया? कितना हो गया? 41,000। 400 किलो बने इसमें, एक कितने का? डिवाइडेड बाय 400। अच्छा इसको ना मैं 3 लाइनों में तोड़ देता हूँ, यानी मैं इसमें मिल्क कॉस्ट अलग कर लेता हूँ, ये फ्लेवर्स अलग कर लेता हूँ, कन्वर्जन अलग कर लेता हूँ। ये पोर्शन कैसे कैलकुलेट करूँ? 7,000 डिवाइडेड बाय 400, 24,000 डिवाइडेड बाय 400, 10,000 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, ऐसे मैंने अभी यहाँ तो सिंपल मैथ कर रहा हूँ, मैंने भी कोई ईपी शीपी नहीं बनाई यहाँ। कितना बना? 17.5 60। यहां तक मैंने भी कोई ईपी नहीं बनाई, कोई कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस कॉस्टिंग कुछ नहीं, मैंने सिंपल सा मैथ किया है कि 7,000 रुपए, 10,000 रुपए, 24,000 रुपए लगा के 400 किलो बनाए तो पर किलो कितना कॉस्ट कर रहा है? 102.5। यहां तक कोई एतराज परेशानी? जाग रहे हैं ना, साथ हैं? नहीं तो करना तो ऐसे ही होता है। अच्छा अब यहां पर एक पॉइंट बहुत मेहनत के साथ सिखाना चाह रहा हूं, ये क्लियर हो गया तो फिर अगली बात उसी के ऊपर बनेगी। ये जो दूध प्रोसेस 1 से आया था ये कितने रुपए किलो पड़ा है हमें? 70। ये फ्लेवर्स हमें कितने रुपए किलो पड़ रहे हैं? 80। तो फिर ये 70 से 17.5 कैसे हो गया? ये 80 की बजाय 60 कैसे आ गया? अच्छा और हौसला हौसला, हाँ जी दोबारा सुन ले मेरी बात। ये जो मिल्क है ये हमें 70 रुपए पर किलो कॉस्ट कर रहा है, तो मैंने अभी भी कॉस्ट पर किलो ही लिखी है, तो ये 70 से 17.5 कैसे हो गया? हमें ये फ्रूट फ्लेवर्स 80 रुपए पर केजी कॉस्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कॉस्ट पर केजी ही लिखी है, वो 80 की बजाय 60 कैसे आ गया? चले मैं जो बताना चाहें एक एक करके। जी श्योर होता है, फायदा कोई नहीं होता। जी हाँ मैं और बेहतर आंसर चाह रहा हूँ। जी जो 17.5 हम इसमें कन्वर्जन कॉस्ट है ना, वो उसका डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि P1 में सिर्फ मटेरियल को नहीं कन्वर्जन कॉस्ट की। हाँ जी वो जो आप बात करते थे कि जो वही यूनिट्स हम लोग नीचे लिखते हैं जो उसका खर्चा उठा रहे हैं, ठीक है, ये इसी तरह अगर हमने प्रो वाली वैल्यू लिखी है तो उसके मुताबिक ही लिखना है उसकी कॉस्ट कितनी चाहिए। अच्छा मेरे ख्याल में क्या है, आप शायद सारे सही कहना चाह रहे होंगे, लेकिन मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं सुनाई दिया अभी तक। जी
यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं सर ज़्यादा, तो जो पर लेबर कॉस्ट में डिवाइड होती रहती है, इस वजह से हमारे पर केजी डिवाइड है। तो जब हम यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वहाँ पे हमने जब डिवाइड किया था उसमें हमने 100 से डिवाइड किया था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट्स में हमारा केजी और ऐड हो गया था। अच्छा। केजी हो गया, तो जब हमने लेकिन मैं ये तो नहीं पूछ रहा, मैं तो मिल्क पूछ रहा हूँ, तो वो 70 से 17 कैसे हो गया? हाँ जी जी जी। मुझे लग रहा है कि आपकी बात मुझे कुछ समझ आ रही है, दोबारा बोलो। कोई बात नहीं, और कोई? जी जी। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पहले 60 क्यों 80 किधर गया? ठीक है। हाँ ये कह रहे हैं आप, क्या बोला? यही ठीक है साहब। अच्छा चलें, आप लोग जो भी कह रहे थे ना, मुझे लग रहा है कि बात किसी हद तक ठीक ही कर रहे थे, लेकिन मैं असल में सुनना ये चाह रहा था और आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये दूध के 1 किलो का रेट है। ये दूध का 1 किलो नहीं है, ये प्रोडक्ट का 1 किलो है। प्रोडक्ट के 1 किलो में दूध पाया है बस। ये जो सामने रेट लिखा हुआ है ना, है देखें, ये जो इस वक्त सामने कॉस्ट लिखी हुई है, ये दूध का 1 किलो नहीं लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट के 1 किलो में 250 ग्राम दूध है, 750 ग्राम फ्लेवर्स हैं। तो ये अच्छा, फ्लेवर्स 1 किलो कितने का? 3 पाव कितने के बने? ये वो 3 पाव। दूध कितने रुपए किलो? वैसे तो बहुत सारा है, अभी कितना है? 70। 1 पाव कितने का बना? ये वो पाव है? अच्छा कोई बात नहीं, ग्राम्स में बात करो, ग्राम्स। अच्छा ना यार, काम की बात रह जाएगी बीच में। ये जो 70 लिखा हुआ है ना, ये मिल्क की पर केजी कॉस्ट है। हम इस वक्त पर केजी ऑफ मिल्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर केजी ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो उस पर केजी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर मिल्क का 1 केजी नहीं है, वो तो 0.25 केजी है। फ्लेवर्स क्या 1 किलो 80 रुपए पर का रेट है। प्रोडक्ट के 1 केजी में पूरा किलो नहीं है, फ्लेवर्स 0.75 केजीज हैं। तो यहां पर 60 जो लिखा हुआ है वो 60 फ्लेवर्स के केजी का रेट नहीं लिखा हुआ। प्रोडक्ट के 1 किलो में फ्लेवर्स का कितना पोर्शन है वो लिखा हुआ है। मिल्क के 1 किलो का रेट नहीं लिखा हुआ। प्रोडक्ट के 1 किलो में मिल्क का पोर्शन कितना है ये वो लिखा हुआ है। ये फर्क जरूर सबको समझ आ जाए। पर यूनिट कॉस्ट की एक सुनहरी बात ये बताई थी, आगे भी चलाऊंगा, कि न्यूमरेटर में जो लिखा है डिनोमिनेटर में वो आएगा जिन पे वो खर्च हुआ है। दूसरे तरीके से जो डिनोमिनेटर में लिखा है उस पे लगने वाला खर्चा ऊपर न्यूमरेटर में। ये जो 7,000 रुपए नहीं सॉरी, ये जो 400 किलो प्रोडक्ट है, इस पे मिल्क कॉस्ट सारी लग चुकी है या अभी और लगनी है? तो फिर इसके डिनोमिनेटर में पूरे 400 आने चाहिए ना, ये वो पूरे 400 आ गए। फ्लेवर्स वाली कॉस्ट इन 400 किलो प्रोडक्ट पे अभी और लगनी है, ये कंप्लीट लग चुकी है। तो डिनोमिनेटर में मुकम्मल 400 यूनिट्स आने चाहिए, ये इसलिए आ रहे हैं। ये 400 कन्वर्जन के एतबार से मुकम्मल हो चुके हैं या और कन्वर्जन होनी है, तो फिर इनके डिनोमिनेटर में भी पूरे 400 आने चाहिए। यही वजह है कि हर कॉलम में ये पूरे पूरे आएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। इस सारी मेहनत में मेन चीज जो है ना, वो मैं यही समझाना चाह रहा था। अगर नोट करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस समझाता हूँ।
जी 100 किलो दूध 300 किलो फ्लेवर्स मिला के 400 किलो प्रोडक्ट बन गया, जाया क्या हुआ इसमें? हाँ हाँ हाँ, वो कहाँ गया? यही है ना यार। अच्छा मैं नहीं समझा। यार देखो 100 किलो पूरा मुकम्मल मिल्क, 300 किलो मुकम्मल फ्लेवर, ये दोनों मुकम्मल मिलके 400 किलो प्रोडक्ट बन गया, तो बाकी वाली बात कहां से आई? एक किलो प्रोडक्ट में 1 किलो मिल्क है, नहीं है ना? हाँ जी, ठीक है, सही है। चले अब मैं ला रहा हूं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बचा लेते हैं 50 kg। तो फिर आउटपुट कितना बन गया? 350।
और अब अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आया है तो फिर इसकी परसेंटेज भी होगी 60% कंप्लीट। पर यूनिट कॉस्ट बहरहाल जितना भी अब तक पढ़ा, हम फाइंड करते किसकी हैं? प्रोडक्ट की ना, हम करते आउटपुट ही की हैं। तो अभी भी मैं आउटपुट ही की पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर रहा हूं। ये जो 350 किलो है, दूध इसमें शामिल है या नहीं है? शामिल है। और इसमें दूध शामिल है? बिल्कुल है। तो वो जो दूध का खर्चा है वो इन दोनों पे लगा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में दोनों आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। और अगर आप और करें तो मैं ये नीचे ईपी बना रहा हूं, कंप्लीटेड प्लस क्लोजिंग, तो मैं नीचे डिनोमिनेटर में ईपी ही बना रहा हूं। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्चुअली ये इन पे भी लग चुका हुआ है और इन पे भी लग चुका हुआ है, तो डिनोमिनेटर में ये दोनों आने चाहिए, तो मैं इन दोनों को ले आया। तो पर यूनिट कॉस्ट अब भी 10,000 रुपए इन पे मुकम्मल लग चुका है और लगनी। तो फिर 10,000 के डिनोमिनेटर में ये पूरे आने चाहिए और ये 60% ना, हाँ यही ईपी यही होता है। तो 350 पूरे और 50 का, तो पहले भी ऐसे ही करते हैं नहीं? कितना? पॉइंट उस पे आते हैं। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा सुने, मैं ईपी का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बस वो टेबल नहीं बना रहा, बात ईपी की कर रहा हूं कि ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है ये इन पे मुकम्मल हो चुकी है, इन पे मुकम्मल कन्वर्जन लग चुकी है, ये और लगनी है? इन पे तो इन पे 60% लगी है ना, तो कन्वर्जन के डिनोमिनेटर में ये पूरे आने चाहिए और ये 60%। तो P1 कॉस्ट के डिनोमिनेटर में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स पूरे पूरे आने चाहिए। कन्वर्जन के डिनोमिनेटर में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आने चाहिए और स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मुताबिक जैसे पहले होता है, जैसे पहले होता है। देखें पहले भी ऐसे ही करते हैं कि कन्वर्जन के डिनोमिनेटर में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मुताबिक नहीं आते, तो अभी भी यही किया मैंने, अभी भी ऐसे ही किया जैसे पहले करते हैं। यार 50 पूरे नहीं लिए ना, उसका 60% लिया है ना, तो यही कह रहा हूं मैं, ऐसे ही करते पहले भी, अब भी ऐसे ही किया करेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने कन्वर्जन के कॉलम में कितने यूनिट्स लिखा करेंगे? स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई करके जैसे पहले करते हैं, अब भी ऐसे ही करेंगे। ये फ्लेवर्स इसमें ऐड हो चुके हैं या नहीं? फिक्स नहीं किया, क्या मतलब? शाबाश। अभी मैंने इसमें आपको एक चीज और बतानी है, उसके बाद ही जवाब हो सकता है इस बात का। ये जो प्रोसेस 2 है, लेट्स से कि ये 2 घंटे का प्रोसीजर है और प्रोसेस 1 से दूध उबाल के ही यहां लाए थे, लेकिन वो जरूरी नहीं कि गरम गरम उबला हुआ ही ले आए थे, मतलब उबाल लिया था, उसके बाद ठंडा भी हो सकता है कर लिया था, वो यहां पर इन हुआ। हो सकता है ऐसा होता हो कि 2 घंटे के प्रोसीजर में 1.5 आवर वो हल्की आंच पे पहले टेम्परेचर मेंटेन रहता हो, उसके बाद फिर उसमें फ्लेवर्स मिक्स करते हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा है कि इस 2 घंटे की ड्यूरेशन में 1.5 आवर्स गुजरने के बाद फ्लेवर ऐड होते हैं, तो क्या कहूं, फ्लेवर्स आर एडेड व्हेन प्रोसेस इज 75% कंप्लीट। 2 घंटे का अगर प्रोसीजर है और 1.5 घंटा गुजरने के बाद, 1.5 आवर्स गुजरने के बाद ये नया मटेरियल ऐसे ऐड होता है, तो प्रोसीजर कितना गुजर गया? 75% ना। तो नया मटेरियल जब भी ऐड होगा तो उसके बारे में बताया जाएगा कि कब ऐड होता है। चले मैंने बता दिया, ये तब ऐड होता है जब प्रोसेस 75% कंप्लीट होता है। तो इनमें फ्लेवर ऐड हो चुका हुआ है? नहीं। तो जब इनमें फ्लेवर ऐड ही नहीं हुआ, फ्लेवर का खर्चा इन पे आया ही नहीं हुआ,
तो इसके डिनोमिनेटर में 50 नहीं आएंगे, बस सिर्फ 350 आएंगे, क्योंकि उन पे खर्चा हुआ ही नहीं है ना, तो उसके डिनोमिनेटर में फिर ये यूनिट्स भी नहीं आने चाहिए। और अगर ये ऐसे होता तो फिर इसमें फ्लेवर्स एडेड हैं या होने अभी? अच्छा, जब फ्लेवर्स एडेड हैं तो इस 24,000 के डिनोमिनेटर में ये 50 आएगा कि 50 का 60% आएगा? पूरा 50 आएगा। यानी न्यू मटेरियल के डिनोमिनेटर में या तो ये शामिल होगा, और होगा तो पूरा ही होगा, क्योंकि ये कन्वर्जन की असम्पशन है कि वो थोड़ी थोड़ी थ्रू आउट द प्रोसेस हो रही है। मटेरियल तो ऐसे डलना है बस, तो या तो फ्लेवर ऐड हो गए हैं या नहीं हुए। अगर न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज इतना कि ये अभी वहां तक नहीं पहुंचा, अगर मटेरियल इज एडेड तब जब ये वहां तक नहीं पहुंचा, तो फिर नया मटेरियल इसमें नहीं लगा हुआ, तो नए मटेरियल के डिनोमिनेटर में ये यूनिट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये तब ऐड होता है कि ये उससे क्रॉस कर गया हुआ है, जैसे अभी सामने लिखा हुआ है कि अगर ये 45% प्रोसेस चला होता है और ये ऐड हो जाता है, तो फिर इनमें सब में डल चुका है ना फ्लेवर, तो फ्लेवर की कॉस्ट के डिनोमिनेटर में ये 50 आने चाहिए, और पूरे 50 आने चाहिए कि 60% पूरे। तो इसके लिए फिर ऐसा कर लेते हैं कि शामिल होंगे तो पूरे ही होंगे, लेकिन सिर्फ तब मैन्युफैक्चर वैसा नहीं है, स्टेज ऑफ मटेरियल एडिशन। ये साइन ठीक है या उधर को होना चाहिए? अच्छा, मैं पहले अंग्रेजी लिख दूं। वैसे तो आप इस साइन की बजाय आप इतना भी याद रख लें कि अगर इसमें नया मटेरियल ऐड हो चुका है तो यूनिट्स आएंगे, अभी नहीं ऐड हुआ तो नहीं आएंगे। हाँ, पहचानने के लिए ये जरूर याद रखें। ये साइन ठीक है या उलट लग गया है? जिस स्टेज पे नया मटेरियल ऐड होता है, क्लोजिंग उससे आगे निकल गया तभी उसमें एडेड है ना। अगर अभी क्लोजिंग वहां तक ना पहुंचा होता तो फिर ये नहीं लिखने थे। अच्छा, अगर ये भी 60 है और ये भी 60 है तो साइन अब सही हो जाएगा ये। अगर नया मटेरियल ऐड होता है व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट, तो क्लोजिंग अगर 60 हो गया है तो बस डल गए फ्लेवर इसमें, और जब फ्लेवर डल चुके हैं तो फ्लेवर की कॉस्ट के डिनोमिनेटर में फिर 50 आएंगे। या तो 50 ने आना है या नहीं आना है, आधा अधूरा नहीं आना है। याद करने वाली बात, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन P1 वाले कॉलम में यूनिट्स आएंगे ही आएंगे पूरे, कन्वर्जन वाले कॉलम में आएंगे ही आएंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन जैसे पहले करते हैं। न्यू मटेरियल वाले कॉलम में आएंगे तो पूरे ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और कैसे फैसला होगा? उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन देख के। अगर जिस स्टेज पे मटेरियल ऐड होता है उसको क्रॉस कर गया हुआ है क्लोजिंग, जब वहां तक पहुंच गया हुआ है तो फिर आएंगे, वरना जी। आपने कहा था मटेरियल शुरू में ऐड होता है, शुरू में ऐड होता है, और सर अगर प्रोसेस शुरू है और मैंने परमिशन से ये दी, तो फिर भी मतलब प्रोसेस 2 के भी शुरू में जिस तरह फ्लेवर है, फ्लेवर प्रोसेस 2 के अब प्रोसेस 2 मिल के आने के बाद ही शुरू हुआ था, तो वो तो शुरू में ही आएगा। जो एक्स्ट्रा वाला मटेरियल है उसकी स्टेज कोई ना कोई बताई होगी, इंशाल्लाह बताइए, बताई होगी ना, क्योंकि लॉसेस भी इससे लिंक होंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी इस पर डिपेंडेंट होगा, इसलिए बताया होगा। चलो फर्ज कर लेते हैं नहीं बताया, तो बस शुरू में, यानी प्रोसेस 2 शुरू होते ही साथ दूध वहां से इन हुआ, फ्लेवर भी साथ ही डाल दिया। यहां तक का सवाल लिख लें, जितना किया वो न्यूमेरिकल में आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। कल फिर लॉसेस बताने जी। देखें, कल भी मैंने बात की थी कि प्रोसेसेस तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, दुनिया में बहुत तरह के प्रोसेसेस होते होंगे, लेकिन क्या उन सब पे हम सवाल की तैयारी करें ना करें, ये तो मुश्किल होती जाएगी। तो इसलिए क्या थ्रू आउट द प्रोसेस मटेरियल थोड़ा डल रहा होगा। अगर आ गया तो अगली दफा पढ़ाना शुरू कर दूंगा, फिर और क्या कर सकता हूँ। देखिए, कोशिश तो यही होती है कि जो मैक्सिमम उम्मीद है वहां तक कवर करें।
लेकिन देखें, अगर कुछ बहुत डिफरेंट हो भी गया तो दिमाग जीरो करके नहीं बैठेंगे ना, जितना पढ़ा हुआ है उसी की कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी। जैसे अभी आप लोगों ने ही बताया है कि डिनोमिनेटर में यूनिट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आपने ही बताया है, मैंने तो बस पूछा था, आपने खुद ही बताया कि पूरे यूनिट्स आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स ही हैं तो जो बन रहे हैं। सवाल लिखिए। हाँ जी यार, कितना संजीदा मसला है ये। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अच्छा, वो लॉगिन वाली बात नहीं होगी मेरे हाल में, यूट्यूब चलेगा, वो बहुत टेक्निकल हो जाता है, उसमें बहुत मसाइल आने शुरू हो जाएंगे हैं। बात तो सच है, लेकिन आपका इस तरह कहना एक घटिया बात है। यानी ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहरहाल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपके लिए एज अ स्टूडेंट ये बात कहना, सोचना, बोलना कि जी देखो ना खर्चा होता है, ये ऐसे ही है कि अगर आपके अब्बा जी जो आपके यकीनन भले के लिए काम करते हैं, और अगर वो कोई काम इस वजह से रोक भी देते हैं कि खर्चा ज्यादा लगेगा, फिर भी ये कहना कि इसलिए नहीं करना क्योंकि पैसे लगेंगे, ये बुरी बात है। जब तक आप अपने इस इदारे, देखें आप यहां से सीख के जा रहे हैं, और आप जो सीख रहे हैं वो आपका लाइफ लॉन्ग कैरियर है और उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए आप अदब, लिहाज, इखलास, ये चीजें नहीं करेंगे ना कॉलेज के बारे में या उस्तादों के बारे में, तो ये तो नहीं कहूँगा पास नहीं होंगे, हो जाएंगे, सारे पास हो जाएंगे। वो तो पास होना ना होना तो नहीं है, नहीं, सारे पास होने से मेरी मुराद ये है कि अदब करने वाला भी पास हो जाएगा, ना अदब करने वाला भी पास हो जाएगा, ये मुराद है मेरी सारे से। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो टेंजेबल हैं, कुछ इनटेंजेबल हैं, जो साथ खैरें आ रही होती हैं वो अदब के ज़रिए से आ रही होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को कामयाब, आसानी में, आफियत में देखा होगा, जो क्वालिटी वाइज, कॉम्पिटेंस वाइज शायद उतने ना हो, लेकिन अदब की वजह से उनको बहुत कुछ हासिल हुआ हो। क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता ना, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो ये शुक्रगुजारी जब तक आपकी तबीयत में नहीं आएगी, जो उसके फ़वाइद आने वो नहीं आएंगे। यानी अगर डॉक्टर है, टीचर है, बेशक प्रोफेशनल टीचर है, ठीक है, मैं आपको वो दीनी तालीम तो नहीं दे रहा, जो दीन में उस्ताद का दर्जा है वो ऑब्वियसली वो दीनी उस्ताद के लिए ही है, जो इंसानियत के हिसाब से उनको जिंदा रहना सिखा रहा है। लेकिन बहरहाल आपको एक टेक्निक सिखाई जा रही है, फन सिखाया जा रहा है। तो उस्ताद हो गए, डॉक्टर हो गए, जहां से भी कुछ फायदा, कुछ सीखने को मिल रहा है जो आपकी जिंदगी में फायदा देगा, तो अगर शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट नहीं होगा तो फिर इनटेंजिबल फायदे नहीं पहुंच पाएंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ मे। टू है भाई अब तो। Following information relates to process 2 for the month of May. Cost of units transferred in. Cost of units transferred in. Cost of units transferred in 450,000, 4.5 लाख रुपए। और ब्रैकेट में इसके यूनिट्स लिखे 20,000, 20,000 यूनिट्स। हाँ जी जी, कॉस्ट बताइए मैंने 4.5 लाख रुपए, यूनिट्स बताए हैं 20,000। न्यू मटेरियल कॉस्ट, न्यू मटेरियल कॉस्ट ये है जी
280,000, $2,80,000। और उसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स। न्यू मटेरियल है ना, तो इसके भी यूनिट्स बताऊंगा। 8,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट है जी, कन्वर्जन कॉस्ट है 560,000, 5,60,000। अभी चल रहा है सवाल यार, सब आएगा, सब बताऊंगा। कन्वर्जन बताइए मैंने 560,000। न्यू मटेरियल इज एडेड, न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज, न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट। हाँ जी 60% का मैंने, 60% कंप्लीट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स। और ये हैं 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट, 50 है जी, बता तो दिया यार। रिक्वायर्ड है आपसे स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन। जी जी आपसे होमवर्क रिक्वायर्ड है। अच्छा पर यूनिट कॉस्ट 3 हो गई ना, तो स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में फिर 3 टुकड़े आ रहे होंगे, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट जो 3 निकालनी है। और कंप्लीटेड यूनिट्स के अंदर यूनिट्स इनटू एक प्लस दूसरा प्लस तीसरा, क्योंकि 3 जो पर यूनिट कॉस्ट हो गई। ये स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन बनानी है आपने। और कुछ बच्चों के बार बार पूछने पे और ऑनलाइन वालों के लिए भी मैं एबनॉर्मल गेन की ना परसेंटेज आपको न्यूमेरिकली बताता हूँ, साबित करके देता हूँ। क्योंकि अब इसलिए भी ज़रूरी हो गई थी कि वो एक बच्चे ने ये भी कह दिया सर वो फलाने टीचर तो ऐसे कराते हैं, तो अब ना फिर ज़रूरी हो गई थी बात। तो इसलिए आपको मैं दिखा न्यूमेरिकली, अब जब सफाई देनी पड़ी जाए लेकिन मैं इस पे को बहुत लंबी बहस नहीं करूंगा, ना समझ आई तो दफा करें। चले इधर देखें, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो दफा करना है, इस पे ज्यादा पुरेदना नहीं। अब ये ऑनलाइन में भी जो एक एक करके बच्चे पूछ रहे थे, ये अब मैं जवाब दे रहा हूँ एक ही बार। जवाब बस ऐसे देने लगा हूं कि आपको ना मैं न्यूमेरिकली रिकंसाइल करके दे रहा हूं। जवाब तो इनफैक्ट उस दिन दे दिया था, लेकिन मैं उसको न्यूमेरिकली टैली करके दे रहा हूं। मैंने मिसाल ये रखी है कि 100 यूनिट्स इनपुट हुए, नजर आ रहा है, पढ़ा जा रहा है? नहीं ऊपर ये नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा यार। ये खत्म कर दूं, ये गायब कर दूं क्या?
क्या करूं? इतने सारे एफसी पास बैठे हैं यार। क्या जी क्या? मेरे दौर में भी होती थी आईटी है। क्या करूं? बात खत्म करनी है। अरे इतने में तो पता भी चल जाएगा यार मैं क्या बात कर रहा था। बस ठीक है, पता लग गया एफसी आपका है? नहीं नहीं ठीक है। अच्छा, जिन्होंने नहीं भी सुनना ना वो भी खामोश रह ले, ऐसी बात फजूल में लंबी होगी। डिजिट्स पढ़े जा रहे हैं, फॉन्ट साइज ठीक है, पढ़ा जा रहा है यार, पढ़ा जा रहा है। क्यों भी मैंने ना मिसाल ये रखी है कि 100 यूनिट्स इनपुट, सोचा था कि 10 जाया होंगे और 10 ही जाया हुए, लेकिन जो जाया हुए वो जाया कब हुए? वो हुए 75% तक पहुंच के, चाहे इंस्पेक्शन स्टेज कह लें, इंस्पेक्शन स्टेज 75%। 10 जाया होने चाहिए थे, 10 ही जाया हुए, कोई एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन इन 10 पे भी खर्चा तो आया हुआ है ना। और अगर इंस्पेक्शन स्टेज 75% है तो इन पे मटेरियल तो पूरा लगा हुआ है। और अच्छा, मैंने डाटा कुछ इस तरह का बनाया, आपको नॉर्मली सवाल में मैंने ये डाटा दिया होता है, ये वाला करंट पीरियड कॉस्ट इतनी। अब ये असल में कैसे होती होगी? जब ये वाले 10 यूनिट्स 75% तक पहुंच के जाया हुए हैं तो इन पे कन्वर्जन भी तो आई होगी ना। तो मैंने डाटा कुछ इस तरह का बनाया कि मटेरियल को मैंने 18 रुपए रखा है, कन्वर्जन को मैंने 12 रुपए रखा है। ये जो 90 हैं इन पे पूरी ही कन्वर्जन लगनी है, और ये जो 10 हैं इन पे कन्वर्जन पूरी नहीं लगी होगी, तो इस पे लगी होगी फिर 9। तो इस तरह से बना है ये 1170 और ये 1800, यानी मटेरियल कॉस्ट ये है, कन्वर्जन कॉस्ट ये वो डाटा होता है जो आपको दिया होता है। पर यूनिट कॉस्ट चूंकि है ही आउटपुट, तो दिस डिवाइडेड बाय 90 और दिस डिवाइडेड बाय 90, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई। आपको जो डाटा दिया होता है ना, ये वही डाटा दिया हुआ, बस ये बिल्कुल सादा सा लिखा हुआ है, कोई अब नॉर्मल नहीं है, ये खर्चे हैं डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई। हमने नॉर्मल लॉस डिफाइन ही इसलिए किया होता है ताकि पर यूनिट कॉस्ट। अब मैंने दूसरा सिनेरियो ये बनाया कि होने तो 10 जाया चाहिए थे, लेकिन कितने जाया हुए? 6। जब असल में जाया सिर्फ 6 हुए तो बाकी 4 तो पूरे हुए ना, तो कन्वर्जन कॉस्ट अब भी ये 11 चाहिए थी। टोटल कन्वर्जन ज्यादा होनी चाहिए कम? क्यों ज्यादा? तो अब वो मैंने बाकायदा कैलकुलेट की ऐसे, 94 तो पूरे ही पहुंचे, 6 हैं जो असल में खराब हुए। तो अब ये वो फिगर्स हैं जो आपको गिवन होती थी। अगर मैं इनको आउटपुट से डिवाइड कर देता हूं, यानी मैं अगर इनको आउटपुट से ही डिवाइड कर देता हूं तो पर यूनिट कॉस्ट ये कुछ और हो गई, पहले कुछ और आ रही थी, 13 आ रही थी। अब चूंकि न्यूमरेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर क्यों बढ़ गया? ज्यादा यूनिट बन गए, तो फिर उसको मैच करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर भी बढ़ाना पड़ेगा ना। मैं अगर पूरा, कुछ बच्चे कहते हैं जी एबनॉर्मल गेन पूरा ही माइनस करना चाहिए था, एबनॉर्मल गेन पूरा माइनस होना चाहिए कन्वर्जन से, 75%। कुछ लोगों के ख्याल में कन्वर्जन वाले कॉलम में एबनॉर्मल गेन कितना आना चाहिए? कुछ लोगों के ख्याल में पूरा आना चाहिए। जिन लोगों को एतराज है, टाइम जाया कर रहा हूं मैं, जिन लोगों को एतराज है कि एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स मटेरियल में भी पूरे आने चाहिए, कन्वर्जन में पूरे आने चाहिए, ये एतराज होता है ना किसी को, और जिसको भी होता है यार, क्यों पूरे आने चाहिए? क्योंकि कंप्लीट हो गए। तो अगर मैं पूरे 4 माइनस कर दूं तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, जबकि पहले कितनी थी? 13। तो पर यूनिट कॉस्ट खराब हो गई ना। वो इसलिए खराब हुई कि न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने डिनोमिनेटर को कम कर दिया पूरा 4 माइनस करके। मैं 4 का 0.75 माइनस करूंगा तो ये उतनी ही आएगी जितनी वैसे आनी चाहिए थी। अगर मैं पूरा 4 माइनस कर देता हूं ना कन्वर्जन से, तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने 4 माइनस करके डिनोमिनेटर थोड़ा कर दिया, हालांकि कॉस्ट ज्यादा आ गई हुई है, तो
तो मुझे उस बढ़ी हुई कॉस्ट को टैली रखने के लिए डिनोमिनेटर भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। वो तभी बढ़ेगा जब मैं पूरा 4 माइनस करने की बजाय 4 का 75% माइनस करूंगा। और देखें पूरा वही 13 आ रहा है। बन गए ना, बन गए। लेकिन अगर मैं पूरे 4 माइनस कर दूंगा तो डिनोमिनेटर कम हो गया, हालांकि खर्चा तो ज्यादा हो गया है, तो मुझे डिनोमिनेटर भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, वरना तो पर यूनिट कॉस्ट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए वो जो 4 यूनिट्स बन गए, बेशक पूरे बन गए, मैं उनका पूरा 75 माइनस करता हूं जाके, तो ये 13 टैली करता है, वरना पर यूनिट कॉस्ट 13 नहीं आती है। मैं अगर पूरा 4 माइनस कर दूंगा ना, ये चेंज हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी। 4 का 75% करूंगा तो इतनी बनेगी। 75% तक तो 75% तक नुकसान होना ही था, नुकसान होने वाले 75% तो खर्चा होना ही था। हमने उतने को तो कबूल कर ही लिया हुआ था, लेकिन अब खर्चा उससे ज्यादा हो गया, तो उस ज्यादा को टैकल करने के लिए हमें थोड़ा माइनस करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके वो पर यूनिट कॉस्ट बैलेंस हो सकेगी। तो इसकी इसी गहराई की वजह से मैंने आम आवाम को ये बात बताता नहीं। और अभी भी किसी को समझ नहीं आई। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।